हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम सिंपल स्ट्रेस सिंपल स्ट्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। अभी उसी को डिस्कस करते हैं आगे। आज हम पढ़ते हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन किसे कहते हैं? कोई बॉडी स्ट्रेन में है कब कहेंगे? देखो, कोई भी बॉडी उसको स्ट्रेन्ड तब कहेंगे हम जब उसके पार्टिकल्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाए। जब पार्टिकल्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाएगी तो हम उस बॉडी को कहेंगे कि वो बॉडी स्ट्रेन में है या स्ट्रेन्ड है। अब स्ट्रेन कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। स्ट्रेन की क्लासिफिकेशन। स्ट्रेन जो है आपके दो टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेन और दूसरा होता है शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन एक्स और सिंपली इसको एप्सिलॉन एक्स भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एप्सिलॉन वाई को सिर्फ एप्सिलॉन वाई लिख सकते हैं और एप्सिलॉन जेड को सिर्फ एप्सिलॉन जेड लिख सकते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेन में क्या होता है? डायमेंशन में चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन जो होता है वही होता है नॉर्मल स्ट्रेन। ये क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, इसी को कहते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। जैसे गामा एक्स वाई, फिर गामा वाई जेड, देन गामा जेड एक्स, और इन तीनों के ऑपोजिट कौन से होंगे? गामा एक्स वाई है तो गामा वाई एक्स, दूसरा गामा वाई जेड था तो जेड वाई, और इसके बाद गामा जेड एक्स था तो गामा एक्स जेड। ये आपके 6 टाइप के स्ट्रेन, जैसा कि हमने स्ट्रेन टेंसर में पढ़ा है, ये शियर स्ट्रेन होते हैं। शियर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? ये होता है चेंज इन शेप डिवाइड बाय ओरिजिनल शेप। चेंज इन शेप बाय ओरिजिनल शेप जब होगा, यानी कि शेप में चेंज होगा तो उसको शियर स्ट्रेन कहेंगे, और जब डायमेंशन में चेंज होगा तो उसको नॉर्मल स्ट्रेन कहेंगे। नॉर्मल स्ट्रेन में सिर्फ डायमेंशन में चेंज होगा, शेप में चेंज नहीं होगा, यानी कि डिस्टोर्शन नहीं होगा। अगर कोई बॉडी रेक्टेंगुलर है तो स्ट्रेन्ड होने के बाद वो रेक्टेंगुलर ही रहेगी, उसकी शेप में चेंज नहीं होगा। और यहां पर जब शेप में चेंज हो जाएगा, मान लो रेक्टेंगुलर है और रोम्बस टाइप की बॉडी हो गई है आपकी, बट वहां पर डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर डायमेंशन में चेंज नहीं होगा और यहां पर शेप में चेंज नहीं होगा। अब नॉर्मल स्ट्रेन जो होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेन 3 टाइप के होते हैं। एक आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा होता है आपका लेटरल स्ट्रेन, और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये 3 टाइप के होते हैं, इनको अलग अलग हम पढ़ेंगे। अभी ये क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद इनको डिस्कस करेंगे। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है और लेटरल और वॉल्यूमेट्रिक, ये तीनों के भी 2-2 टाइप और हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी 2 टाइप का होता है। कौन सा? टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। लेटरल भी 2 टाइप का होता है, सेम ऐसे ही लेटरल वाले में भी टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। और वॉल्यूमेट्रिक भी 2 टाइप का होता है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। तो ये हुई क्लासिफिकेशन स्ट्रेन की। अब इसमें से एक एक करके हम सारे स्ट्रेन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा। सबसे ज्यादा आंसर जो मुझे मिलने वाला है, मोस्टली सबका आंसर मिलने वाला है कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बट वो गलत है। वो किसके लिए है? वो 11th क्लास के बच्चों के लिए है वो डेफिनेशन कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। बट यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वो डेफिनेशन नहीं होती है।
अब आप सोचोगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की और क्या डेफिनेशन होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अलोंग द अप्लाइड लोड या पैरेलल टू अप्लाइड लोड डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन अलोंग द अप्लाइड लोड। इसको लिख लेते हैं पहले, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन along the applied load divide by original dimension along the applied load। जिस डायरेक्शन में आपने लोड लगाया है उस डायरेक्शन में ही जो डायमेंशन है उसमें जो चेंज हो रहा है डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, उसी को कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसका मतलब क्या हुआ ये देखते हैं। सपोज कर लेते हैं ये आपके पास, अगर आपने इसको यहां से ऐसे इस डायरेक्शन में खींचा और इस डायरेक्शन में इसको ऐसे हम खींच रहे हैं, तो इस टाइम पे ये जो लेंथ है इसके पैरेलल ही आपने लोड लगाया है। इस लेंथ के पैरेलल इस डायरेक्शन में लोड लगाया है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो इस टाइम पे आप चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ कह सकते हो, ये एक सिचुएशन होगी। बट अगर मैं इस डायरेक्शन में लोड लगा दूं तो, ऐसे लोड लगा दूं तो कंप्रेसिव या टेंसाइल, ऐसे लोड लगा दूं तो तब लेंथ नहीं आएगी। इसके पैरेलल डायमेंशन कौन सी होगी, ये वाली। इस डायमेंशन में इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है और इस डायरेक्शन के अलोंग कौन सी है, ये वाली लेंथ है। ये वाली क्या है आपकी, अब ये वाली डायमेंशन जो होगी इस डायमेंशन में चेंज डिवाइड बाय ये ओरिजिनल डायमेंशन है, इसी को कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में लोड लगा रहे हो, किस फेस पे लोड लगा रहे हो, उस पे डिपेंड करता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू। तो इस टाइम पे आप इस डायरेक्शन में अगर लोड लगा रहे हो तो ये वाली डायमेंशन में जो चेंज होगा डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, इसी को कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लेंथ वाली डायरेक्शन को हम नहीं कहेंगे कि इस डायरेक्शन में डायरेक्ट लोड यहां लगा रखा आपने, और क्या कह रहे हो आपकी इस डायरेक्शन में जो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रख लो कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ जो है वो गलत है। आपको क्या लिखना है, चेंज इन डायमेंशन अलोंग अप्लाइड लोड डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन अलोंग द अप्लाइड लोड, इसी को कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब नेक्स्ट आता है आपके पास लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, अब जिस डायरेक्शन में आपने लोड लगाया है, इस डायरेक्शन में अगर लोड लगाया है तो ये वाली डायरेक्शन क्या हुई, इस डायरेक्शन में लोड ऐसे है और ये डायमेंशन, तो ये डायमेंशन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ये डायमेंशन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और ये वाली जो डायमेंशन इस टाइप में, ये जो डायमेंशन दिख रही है, लोड आप यहां लगा रहे हो, ये डायमेंशन ऐसे है, तो ये डायमेंशन ऐसे हुई, लोड आपका ऐसे हुआ। आप यहां पे चेक कर लो, लोड ऐसे और डायमेंशन ये, तो क्या होगी ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो चेंज इन डायमेंशन परपेंडिकुलर टू अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमेंशन है उसमें चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, वो क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन होगा। तो इसको हम लिखेंगे चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अलोंग नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू अप्लाइड लोड। अप्लाइड लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेंशन में चेंज हुआ है वो डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन परपेंडिकुलर टू अप्लाइड लोड, इसी डायरेक्शन में जो होगा वही आपका क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन होगा। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल का। अब हम इसमें कुछ नोट लिख लेते हैं, और वो नोट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ये कि अगर हम आप इसको खींच रहे हैं ऐसे, अगर इसको खींच रहे हैं यानी कि इस टाइप का ये जो है आपके पास मान लो कंपोनेंट है और आप इसको
क्या कर रहे हो, इस डायरेक्शन में खींच रहे हो। अगर खींच रहे हो तो इसकी लेंथ जो है, जो डायमेंशन आपकी लॉन्गिट्यूडनल वाली है, वो क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर ये डायमेंशन इंक्रीज कर रही है तो बाकी दो डायमेंशन डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, बाकी दो डायमेंशन ये वाली और ये वाली, थिकनेस एंड विड्थ आपकी क्या होंगी, डिक्रीज होगी। अगर एक इंक्रीज होगी तो बाकी दो डायमेंशन क्या होंगी, डिक्रीज होगी। और इस डायमेंशन में क्या है, स्ट्रेन आपका लॉन्गिट्यूडनल है और बाकी दो डायमेंशन में क्या है, लेटरल है। तो यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर पॉजिटिव होगा तो लेटरल क्या होगा, नेगेटिव होगा। लॉन्गिट्यूडनल पॉजिटिव होगा तो लेटरल नेगेटिव आएंगे, बाकी दो जो लेटरल थे वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, ऐसे कंप्रेस कर रहे हो, तो इसकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेंथ डिक्रीज होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डिक्रीज होगी तो नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो बाकी दो डायमेंशन इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। अगर कंप्रेस करेंगे, एक डायमेंशन डिक्रीज होगी, बाकी दो डायमेंशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उस टाइम पे लेटरल स्ट्रेन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब पॉजिटिव होगा तो लेटरल नेगेटिव होगा, और लेटरल जब पॉजिटिव होगा तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन जो दोनों क्या है, एक दूसरे के ओपोजिट इन नेचर हैं। यानी कि एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा नेगेटिव आएगा। पहली चीज, ये पहला नोट था। अब सेकंड नोट के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड नोट ये कहता है कि अगर आप इसकी, मान लो सपोज करो इसी डायरेक्शन में लोड लगा रहे हो, तो ये क्या हुई आपकी, इस डायरेक्शन में क्या देगा आपको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको एक ही डायमेंशन में मिल रहा है, बट लेटरल स्ट्रेन आपको दो डायमेंशन में मिलेगा, थिकनेस और विड्थ में। तो दो डायमेंशन में आपको क्या मिलेगा, लेटरल स्ट्रेन। तो यानी कि एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ दो लेटरल स्ट्रेन एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एवरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर एवरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू लेटरल स्ट्रेन आर एसोसिएटेड। तो ये हुआ हमारा सेकंड नोट। आपको ढंग से इसको लिखना है तो आप नोट्स में जाके वहां से लिख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इसमें आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बहुत सिंपल है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आपका आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था कि जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, यानी कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन में, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या मटेरियल का वॉल्यूम चेंज होता है, क्या कंपोनेंट जो आप ले रहे हो उसका वॉल्यूम चेंज होता है, बिल्कुल होता है। मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम चेंज होता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में वॉल्यूम चेंज होता है, बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब आती है, जब परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, तो उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्योंकि जितना वॉल्यूम एक डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, बाकी दो डायमेंशन में उतना वॉल्यूम डिक्रीज होगा। बट इलास्टिक डिफॉर्मेशन में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को नहीं पढ़ते। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ जाता, जीरो आ जाता। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता, जीरो होता। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ रहे हैं और चेंज इन वॉल्यूम आता ही आता है। तो ये चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका एग्जिस्ट कर रहा है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब वॉल्यूम में चेंज होगा ही होगा। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में हमेशा वॉल्यूम में चेंज होता है, ये याद रखना। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में वॉल्यूम में चेंज होता है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। अब कुछ लोग पूछने लग जाते हैं कि सर ये कैसे होता है कि वॉल्यूम में चेंज क्यों होता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे आपके ये मॉलिक्यूल्स हैं, जब इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होगा, ये इस टाइप से थोड़े से वो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और जो वॉइड है, ये वॉइड है, इस वॉइड का साइज चेंज हो जाएगा, बीच में जो वॉइड है उसका साइज चेंज हो जाएगा, और इनकी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी, और शेप चेंज होने की वजह से इनका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो ओवरऑल वॉल्यूम जो है चेंज हो जाता है, क्योंकि वॉइड्स जो है, बीच में जो वॉइड है, बीच में जो गैप है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है, उसका साइज चेंज हो जाता है। उसका साइज चेंज हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम चेंज हुआ है।
और वॉल्यूम चेंज होता है, इसीलिए कह सकते हैं हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ऐसा नहीं होता जी, ये जो है ये ऐसे ही रहते हैं, बस ये क्या है, एक लेयर जो होती है, एक लेयर हो सकता है स्लिप कर जाए, 3 लेयर थी पहले अब 2 रह गई, ऐसा कुछ हो सकता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। तो वो जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा जो है वो मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं, और मैं आपको मटेरियल साइंस बाद में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताएंगे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैसे होती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। तो ये हमने कुछ पढ़ा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और सारे स्ट्रेन के बारे में भी थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम। स्ट्रेन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर इस टाइप से लोड लगा दिया, सपोज करो ये एक कंपोनेंट है, कोई बॉडी है, इसके ऊपर हमने इस टाइप से लोड लगा दिया। इस लोड की वजह से इसकी जो लेंथ होगी उसमें वो इंक्रीज करेगी, ये लेंथ है, लेंथ इंक्रीज करेगी, और बाकी 2 डायमेंशन क्या करेंगी, डिक्रीज करने की कोशिश करेंगी। तो डिक्रीज होगी, सो सपोज कर लेते हैं हम थोड़ा सा इस टाइप से इसकी शेप, मान लो लोड लगाने के बाद इसकी शेप जो है वो इस टाइप से बन गई, ठीक है। तो हम ये बना लेते हैं एक बार, इसकी शेप इस टाइप से बन गई। शेप में तो चेंज नहीं होगा, बट क्या होगा आपका डायमेंशन में चेंज होगा। तो डायमेंशन चेंज होने के बाद लेट्स सपोज दिस, ये बॉडी कुछ इस टाइप से आपकी लग रही है। तो ये आपकी बॉडी लग रही है डायमेंशन में चेंज होने के बाद इस टाइप से। ये आपकी लेट्स सपोज दिस इज L0, L0 का मतलब ओरिजिनल लेंथ, LO का मतलब ओरिजिनल लेंथ, और ये वाली जो लेंथ हुई आपकी, ये आपके पास आई फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ आपकी जो आपने डॉटेड से बना रखी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगी फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ। अच्छा, पहले जो ये वाली, इसको मान लेते हैं ये थिकनेस है आपकी, लेट्स सपोज दिस इज थिकनेस। ये वाली ओरिजिनल थिकनेस T0 इज ओरिजिनल थिकनेस, और उसके बाद लोड लगाने के बाद जो फाइनल थिकनेस है वो ये सपोज कर लेते हैं दिस इज फाइनल थिकनेस। दूसरा एक और, ये वाली लेट्स सपोज ये वाली आपकी क्या है, विड्थ है, इसको B लिख लेते हैं, B0 ओरिजिनल विड्थ, और उसके बाद आपकी जो डायमेंशन चेंज होने के बाद जो विड्थ बनी लोड लगाने के बाद, ये है आपकी फाइनल विड्थ। तो इस टाइप से ये बॉडी चेंज हुई। अब हम देख लेते हैं इसमें कि 3 टाइप के स्ट्रेन जो हमने पढ़े हैं वही हम इसमें चेक कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हम डायरेक्शन भी ले लेते हैं, वैसे तो आपको जो मर्जी चाहे डायरेक्शन ले सकते हो। इस सपोज कर लेते हैं इस डायरेक्शन में x है, इस डायरेक्शन में y है, और इस डायरेक्शन में क्या है, z है। लेट्स सपोज ये है आपके पास x, y एंड z डायरेक्शन है। तो 3 डायरेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो आएगा वो x डायरेक्शन में आएगा, इसको एप्सिलॉन x लिखेंगे। x डायरेक्शन में आएगा तो ये आएगा आपके पास चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ का मतलब फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब फाइनल लेंथ इसकी ज्यादा है और ओरिजिनल लेंथ इसकी कम है, तो ज्यादा माइनस कम करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो क्या, कौन सा आएगा, टेंसाइल। कौन सा आएगा, टेंसाइल स्ट्रेन आएगा। ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में। दूसरा लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन में 2 आएंगे, एक y डायरेक्शन में और एक z डायरेक्शन में। तो पहले y डायरेक्शन में देख लेते हैं, एप्सिलॉन y डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में क्या है, t है। तो t है तो क्या आएगा, चेंज इन थिकनेस डिवाइड बाय ओरिजिनल थिकनेस, और इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल थिकनेस। चेंज इन थिकनेस का मतलब फाइनल थिकनेस माइनस ओरिजिनल थिकनेस डिवाइड बाय ओरिजिनल थिकनेस। और आपको साफ दिखाई दे रहा है कि फाइनल थिकनेस कम है और ओरिजिनल थिकनेस ज्यादा है। तो ये कम है और ये ज्यादा है, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। ये क्या आएगी,
नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा, कंप्रेसिव। नेगेटिव आएगा तो इसको क्या लिखेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन। इसमें लेटरल में ही एक और आएगा एप्सिलॉन जेड। एप्सिलॉन जेड की वैल्यू जेड डायरेक्शन में कौन सी आपकी बी नोट है, तो यानी कि चेंज इन बी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्या आएगी, बी नोट आएगी। तो विड्थ और चेंज इन विड्थ का मतलब क्या होगा, फाइनल विड्थ माइनस ओरिजिनल विड्थ डिवाइड बाय ओरिजिनल विड्थ। और विड्थ भी, फाइनल विड्थ आपकी कम होगी और ओरिजिनल विड्थ आपकी ज्यादा होगी, तो फाइनल कम है, तो यानी कि ये क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी तो इसको क्या लिखेंगे, कंप्रेसिव। ये क्या आएगी, कंप्रेसिव। तो इस टाइप से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, देखो टेंसाइल आ रहा है, बाकी लेटरल क्या आ रहे हैं, कंप्रेसिव आ रहे हैं, और एक लॉन्गिट्यूडनल है तो दो क्या आ रहे हैं, लेटरल आ रहे हैं। अब इसी में अगर आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखना चाहें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को एप्सिलॉन वी से लिखते हैं, और इसको लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को आप ऐसे लिख सकते हो, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इनिशियल नहीं, ओरिजिनल ही लिखेंगे, फाइनल माइनस ओरिजिनल बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हुआ आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम ये भी लिख सकते हैं कि तीनों स्ट्रेन को अगर एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड तीनों को अगर ऐड कर देंगे तब भी आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, तब भी क्या आएगा, आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख भी लेंगे, क्या एग्जैक्टली यही आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन को अगर ऐड कर देंगे, टेकिंग साइन इनटू कंसीडरेशन, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रखेंगे, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव रखेंगे, तब वो आपको क्या देगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देगा। तो हम इसको भी कंफर्म कर लेंगे, क्या ये और ये इक्वल आते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसके इक्वल आएगा, तो हम देख लेंगे, अभी हम चेक करेंगे इसके बाद। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। पहले रेक्टेंगुलर बॉडी लेते हैं, रेक्टेंगुलर बॉडी। अगर रेक्टेंगुलर बॉडी है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम को हम V लिखेंगे, और वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू टी, ऐसे ही होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, ये होगा उसका वॉल्यूम। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आपको पार्शियल में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेल V इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन थर्ड फंक्शन करके ऐसे होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पहले सपोज करो b इंटू टी कॉन्स्टेंट है, तो l का डिफरेंशिएशन डेल l बाय सिंपली डेल l, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ डेल l आएगा, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, l इंटू टी को एज इट इज, और सेकंड का डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, डेल b, क्या आएगा, डेल b, प्लस l इंटू बी को एज इट इज रखेंगे, और तीसरे का क्या आएगा, डेल t। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, और वॉल्यूम क्या है, L इंटू बी इंटू टी, यहां भी L इंटू बी इंटू टी, दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, L इंटू बी इंटू टी। अब करोगे तो देखो B से B कैंसिल, T से T कैंसिल, यहां पर L से L कैंसिल और T से ये T कैंसिल, यहां पर L से L कैंसिल और B से B कैंसिल। अब आपके पास जो बचा डेल V बाय V, एक्चुअल में ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डेल V बाय V की वैल्यू क्या आएगी, डेल L बाय L, यहां पर डेल L बचा है L, यहां पर बचा डेल B बाय B प्लस डेल T बाय T। आप चेक कर सकते हो ये तीनों क्या है, स्ट्रेन है, ये तीनों क्या है, स्ट्रेन है। अगर इसको x मानते हो, इसको y और इसको z डायरेक्शन में मानते हो, तो आप इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z, इस टाइप से आप लिख सकते हो। ऐसे ही आप सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए सपोज करो, सिलेंड्रिकल
सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए चेक कर रहे हैं। तो सिलेंड्रिकल बॉडी का वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, π/4 d स्क्वायर इंटू एल। π/4 d स्क्वायर इंटू एल क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा उसका। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं पार्शियली, तो डेल v की वैल्यू क्या आएगी, π/4 d स्क्वायर को एक बार कांस्टेंट ले लेते हैं, एल का क्या आएगा, डेल एल, प्लस π/4 एल को कांस्टेंट मानते हैं और डी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, 2d इंटू डेल ऑफ डी, ये आएगा। और वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम क्या है, π/4 d स्क्वायर एल, इसको भी π/4 d स्क्वायर एल। तो देखो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो, π/4 से π/4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर π/4 से π/4 कैंसिल हो रहा है, l से l कैंसिल हो रहा है, और एक d से एक d कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप चेक करोगे तो एप्सिलॉन v की वैल्यू क्या आ रही है, डेल l बाय l, प्लस यहां पर 2 बचेगा, 2 इंटू डेल d बाय डी। अब आपको पता है कि डायमीटर जो होती है वो दो डायमेंशन में होती है, अगर ये x डायरेक्शन है तो ये y में भी होगा और z में भी होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन v इज इक्वल टू डेल l बाय l प्लस डेल d बाय d एक बार अलग से लिख लो, प्लस डेल d बाय d अलग से लिख लो, क्योंकि दो बार है, इसको x डायरेक्शन में, इसको y डायरेक्शन में, इसको z डायरेक्शन में आप ले सकते हो। तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z, इस टाइप से आप लिख सकते हो। ऐसे ही स्फेरिकल के लिए भी लिख सकते हो आप। स्फेरिकल के लिए चेक कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। डी की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या r को क्या लिख सकते हैं हम, 4/3 πr को लिख सकते हैं d/2 का क्यूब। आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 होगा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 πd³, ये आ जाएगा। 1/6 πd³ लिख सकते हो या 4/3 πr³ लिख सकते हो। तो फिर से इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो डेल v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6 पाई। अब एक ही वेरिएबल है तो कि d की पावर 3 है तो 3 आगे और d की पावर 2 बचेगा इंटू डेल d, और इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम क्या है, 1/6 पाई इंटू d³। 1/6 से 1/6 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और d की पावर 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी, तो ये आ जाएगा 3 इंटू डेल डी डिवाइड बाई डी। और 3 इंटू डेल डी बाई डेल डी है, एप्सिलॉन v को हम 3 बार लिख सकते हैं, डेल डी बाई डी प्लस डेल डी बाई डी प्लस डेल डी बाई डी। तो 3 बार लिख सकते हैं, एक बार x डायरेक्शन में, एक बार y डायरेक्शन में और एक बार z डायरेक्शन में, क्योंकि स्फीयर में तीनों डायमेंशन में सेम डायमीटर होता है। स्फीयर में क्या होता है, तीनों डायरेक्शन में आप ले लो तो सेम डायमीटर आपको मिलेगा। इसको एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z आप लिख सकते हो। तो ये हमने कुछ स्ट्रेन्स पढ़े कि स्ट्रेन आपके इस टाइप से आएंगे। हमने अभी तक नॉर्मल स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन कर लिया है, ये नॉर्मल स्ट्रेन था। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है शियर स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेन डिस्कस करने के बाद स्ट्रेन का टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। तो अब डिस्कस करते हैं हम शियर स्ट्रेन के बारे में। देखो, शियर स्ट्रेन की हमने एक डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि शियर स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन शेप बाय ओरिजिनल शेप, बट यहां से कोई फॉर्मूला नहीं निकलता है। तो शियर स्ट्रेन को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, कि जैसे सपोज करो एक बॉडी ले लेते हैं हम, और ये दो ही प्लेन बॉडी ले लेते हैं, दो एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। तो ये कह रहा है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस ले लो, इसमें दो परपेंडिकुलर डायमेंशन ले लो, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक वाई एक्सिस के पैरेलल। तो इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। इस एंगल में जो चेंज होगा उसी को हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेन कहेंगे। इस एंगल में जो एक लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये वाली एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इनके बीच में जो एंगल है उस एंगल में जो चेंज होगा उसको क्या कहेंगे हम, शियर स्ट्रेन, उसी को शियर स्ट्रेन कहेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल करके। सपोज कर लेते हैं नीचे का पार्ट फिक्स है और यहां पर हमने लोड लगाया है P।
पी लोड लगाया है तो इसकी वजह से इसकी जो डायमेंशन में चेंज नहीं होगा, बट किस में होगा, शेप में चेंज होगा। तो सपोज कर लेते हैं इस टाइप से इसकी शेप में चेंज हो रहा है। ये तो जो ये एंगल आएगा 90 डिग्री का एंगल जो चेंज हुआ है, देखो चेंज होने के बाद एंगल ये बन गया, बट चेंज कितना हुआ है वो ये वाला एंगल है। ये जो फाई एंगल है ये चेंज दिखा रहा है, क्योंकि 90 डिग्री माइनस दिस एंगल आप करोगे, ये वाला एंगल सपोज करो x है 90, या इसको थीटा ले लो, तो 90 माइनस थीटा करोगे तो फाई आएगा, 90 माइनस थीटा करोगे तो फाई आएगा। चेंज कितना होगा, चेंज होगा आपका इनिशियल माइनस फाइनल, या फाइनल माइनस इनिशियल कह सकते हो आप। तो थीटा माइनस 90 डिग्री करोगे, फाइनल एंगल थीटा है और पहले क्या था 90 डिग्री था, तो अब कितना हो जाएगा -5, या फाई कह सकते हो। फाई एंगल में चेंज हुआ है, इसी फाई को कहेंगे हम शियर स्ट्रेन। तो गामा को डायरेक्टली फाई के इक्वल लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू डायरेक्टली फाई। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ये तो हमने सब पढ़ा है, एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली जब आपका इस टाइप का मेंबर है, आपका इस टाइप का मेंबर है, जब इस पे शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, सपोज करो यहां पर आपका शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, कौन सा आएगा, टाउ एक्स वाई, ये एक्स फेस एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, एक्स फेस पे वाई डायरेक्शन में टाउ एक्स वाई, और यहां पर एक शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा टाउ वाई एक्स। और आपको पता है कि टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स कभी भी अलग अलग एक्ट नहीं करते, एक साथ एक्ट करेंगे, क्योंकि टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एक 0 हो जाए और एक 10 हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही दोनों एक्ट करेंगे, एक एक्ट नहीं करेगा, दोनों के दोनों एक्ट करेंगे, और दोनों एक्ट करेंगे तो इसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो हम देख लेते हैं कैसे होगा। ये सपोज कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा इस टाइप से बना लेते हैं। ये यहां, अब ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस को आप यहां पे लगाओ, यहां पे लगाओ, एक ही बात है। सपोज कर लेते हैं यहां लग रहा है टाउ एक्स वाई, ये इसको उठा के मैंने यहां पे रख दिया, और दूसरा यहां पे लग रहा है टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स वाई यहां पे लग रहा है, टाउ वाई एक्स यहां लग रहा है। तो इसकी वजह से जो शेप में चेंज आएगा वो इस टाइप से आएगा। इस टाइप से आपको लग भी रहा होगा कि शेप में जो चेंज आएगा वो इस टाइप से आएगा। इस टाइप से शेप में चेंज आएगा। तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, फाई, और ये एंगल भी फाई, दोनों एंगल्स को हम फाई कहेंगे। तो अब जो है गामा की वैल्यू क्या आई यहां पर, 2 फाई। एक्चुअल प्रैक्टिस में गामा की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 2 फाई के इक्वल, और फाई कह सकते हो, फाई की वैल्यू क्या आती है, गामा बाय 2 के इक्वल। बस बट शियर स्ट्रेस जो है टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स सेम है। एक ही कह सकते हो कि एक के बिना दूसरा लग नहीं सकता, या दोनों तभी एक्ट करेंगे जब एक एक्ट करेगा। टाउ एक्स वाई एक्ट करेगा तभी टाउ वाई एक्स एक्ट करेगा, और जब ये एक्ट नहीं करेगा तो ये भी एक्ट नहीं करेगा। तो यानी कि जब ये शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा टाउ एक्स वाई, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, गामा बाय 2। अब आ जाते हैं हम पीछे क्या चलते हैं, जब हमने स्ट्रेन टेंसर पढ़ा था, स्ट्रेन एनालिसिस किया था, स्ट्रेस एनालिसिस के बाद जब स्ट्रेन एनालिसिस किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि एप्सिलॉन को रिप्लेस करते हैं, सॉरी सिग्मा को रिप्लेस करते हैं एप्सिलॉन से, और टाउ को रिप्लेस करते हैं गामा बाय 2 से। और मैंने आपसे तब उस टाइम पे कहा था कि गामा से रिप्लेस क्यों नहीं किया, गामा बाय 2 से रिप्लेस क्यों किया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यही रीजन है कि जब शियर स्ट्रेस लग रहा होता है तो फाई की वैल्यू गामा बाय 2 आती है। तो इसलिए हम शियर स्ट्रेस की जगह क्या पुट करते हैं, गामा बाय 2 पुट करते हैं, गामा पुट नहीं करते हैं। यही रीजन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने शियर स्ट्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेन के बारे में, सिंपल स्ट्रेन के बारे में हमारा फिनिश होता है। अब आगे हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे है यही चैप्टर, आप मान के चलो कि यही चैप्टर है, इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जब इलास्टिक कांस्टेंट्स हमारे हो जाएंगे तो सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन में थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे
कि ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं। और जब आपकी एक के बाद कंबाइंड कंपाउंड बार्स होती है, कंपाउंड बार में क्या होती है, बार पैरेलल में होती है और या फिर आपकी सीरीज में होती है, तो उस टाइम पे स्ट्रेन्स की वैल्यू या लोड की वैल्यू वो सब कैसे निकालते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो होने के बाद एक्चुअल में आपका ये चैप्टर फिनिश होगा। तो अभी सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन में ही हम पढ़ेंगे, आप इलास्टिक कांस्टेंट्स को हम पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।